अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक लैंड फॉर्म्स मेड बाय विंड करना है। इस पैराग्राफ को मैं अगर आपको ब्रीफली बताऊं तो इसमें लिखा है कि क्योंकि डेजर्ट्स में परमानेंट कोई स्ट्रीम या पानी नहीं होता और जिसकी वजह से वेजिटेशन या पौधे वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं होते, तो वहाँ पे लैंड फॉर्म की मॉडिफिकेशन में विंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। विंड जो है वो इरोजन भी करता है और फिर डिपोजिशन भी करता है, जैसे कि रिवर और ग्लेशियर के बारे में हमने पढ़ा था। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इरोजनल लैंड फॉर्म्स। इसमें दो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें याद करने वाली हैं, एक है डिफ्लेशन और एक है एब्रेशन। डिफ्लेशन उसको कहते हैं कि जब कोई अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, मतलब छोटे पार्टिकल्स सैंड के या रॉक्स के, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं, जो कि बेसिकली हमने पहले अगर रिवर के हवाले से पढ़ा तो हम इसको इरोजन कह रहे थे। तो विंड की जब आप विंड को पढ़ेंगे तो हम इसको डिफ्लेशन कहेंगे। सेकेंड, इट यूजेस दीज सेडिमेंट्स एज टूल फॉर फर्दर इरोजन। फिर यही जो सेडिमेंट्स हैं, छोटे सैंड के पार्टिकल्स वगैरह, ये आगे फर्दर इरोजन करने में हेल्प करते हैं, तो इसको हम एबरेशन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इरोजनल लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं। पहले है ज़ियोज़न। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये ज़ियोज़न एक स्लैब की फॉर्म में है, एक टेबल, एक बेंच की फॉर्म में है। तो ये ज़ियोज़न बनता किस तरह है कि जब नीचे से जो सॉफ्ट रॉक्स हैं या सॉफ्ट इसके जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव होते जाते हैं, जबकि ऊपर जो है ये स्लैब, ये हार्ड रॉक की स्लैब होती है। तो बेसिकली क्या है, ऊपर हार्ड रॉक है, नीचे सॉफ्ट रॉक या सॉफ्ट सैंड पार्टिकल्स हैं। हवा की वजह से जब हवा चलती है तो नीचे वाले पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं, तो एंड में एक ज़्यूजन की फॉर्म में, ये टेबल की फॉर्म में, स्लैब की फॉर्म में ये शेप इख्तियार कर लेता है। ये डेजर्ट्स में भी होता है या जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी या रेत होती है। इसके बाद है मशरूम रॉक। मशरूम रॉक क्या होता है कि इसी तरह जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि ज़्यूजन में क्या होता है, नीचे से जो सॉफ्ट रॉक्स है वो रिमूव हो जाते हैं। सिमिलरली जब इरोजन होती है, जब सैंड पार्टिकल्स या इसके सेडिमेंट्स उड़ के चले जाते हैं या इरोड हो जाते हैं, तो मशरूम रॉक्स के अंदर भी नीचे से जगह खाली हो जाती है और ऊपर ऊपर एक सर्कुलर मशरूम टाइप की शेप ले लेता है। तो बेसिकली ये मशरूम रॉक कहलाता है। इसके बाद है डिफ्लेशन बेसन एंड लेक्स। डिफ्लेशन बेसन और लेक्स में अगर आप डायग्राम में देखें तो ये एक बेसन की फॉर्म में, एक गड्ढे की फॉर्म ले लेता है। और ये क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो शैलो डिप्रेशन है वो इरोजन की वजह से, विंड की इरोजन की वजह से, जब हवा चलती है तो यहाँ से जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं या रॉक्स होते हैं वो उड़ के चले जाते हैं और यहाँ पे एक शैलो डिप्रेशन, एक गड्ढे का फॉर्म ले लेता है। और इसको हम अगर खाली हो तो डिफ्लेशन बेसन कहते हैं, और अगर यहाँ पे बारिशें हो या कभी बारिश हो तो फिर ये लेक की फॉर्म ले लेता है, और ये फिर यही लेक का पानी जो है वो कई अरसे बाद, कुछ अरसे बाद एवेपोरेट भी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यार्डिंग। यार्डिंग कहते हैं जब सीरीज ऑफ हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स हो साइड्स पे, जैसे अगर आप इस साइड पे देखें इस पिक्चर में भी, तो साइड्स पे जब हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स प्रेजेंट हो राइट या लेफ्ट पे अर्थ सरफेस के, और क्योंकि क्योंकि हार्ड भी हैं और सॉफ्ट रॉक्स भी हैं, तो इस वजह से इरोजन कोई प्लेन नहीं होगी बल्कि अनइवन इरोजन होगी। तो इस अनइवन इरोजन को हम, इरेगुलर इरोजन की जो शेप ले लेता है फिर ये साइड्स, इसको हम यार्डिंग्स कहते हैं। इसके बाद है इजलबर्ग। इजलबर्ग उसको कहते हैं कि जब एक इस फॉर्म में आप समझ लें रॉक जो है या कॉलम हार्ड रॉक जो है वो खड़ा हुआ रह जाए, बाकी तमाम सॉफ्ट रॉक या सैंड पार्टिकल्स उड़ के चले जाएं, और एक सेंटर में बस इस तरह से पिलर की फॉर्म में या कॉलम की फॉर्म में ये एक रॉक रह जाए, तो इसको हम इजलबर्ग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये किस तरह से इरोजन हुई। अब डिपोजिशन के अंदर वो कहता है सैंड जब भी डिपॉजिट होती है तो पाइल्स की फॉर्म में होती है। पाइल्स मींस इकट्ठी हो जाती है, जिस तरह से मिट्टी या रिजेस बन जाती है, थोड़े से पहाड़ की शक्ल में, हिली फॉर्म में बन जाती है, इनको हम पाइल्स कहते हैं। तो ये जब भी पाइल्स की फॉर्म में सैंड डिपॉजिट होगा विंड्स के थ्रू, तो इसको हम टेक्निकल टर्म्स में ड्यून्स कहते हैं, इनको हम ड्यून्स कहते हैं। तो अब ये 5 टाइप्स की हमने ड्यून्स पढ़नी है। पहली है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, नाम से ही पता चल रहा है लॉन्ग। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की डायग्राम ये बनी हुई है। जब हवा की डायरेक्शन और ड्यून्स की जो लेंथ है वो एक ही डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते हैं। मतलब ये जो मिट्टी या सैंड की जो पाइल्स बनती हैं वो लॉन्ग फॉर्म में बनती हैं,
पैरेलल किसकी होती हैं, विंड की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में विंड होगी उसी डायरेक्शन में ये पाइल बनेगी, ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनेंगे। इट डिपेंड्स, ये कभी कभी कुछ फीट के भी होते हैं मतलब लेंथ में, और कभी कभी ये कुछ किलोमीटर्स के भी होते हैं। सेकेंड है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स ड्यून्स वो होते हैं जो विंड की डायरेक्शन के मुताबिक 90 डिग्रीज पे होते हैं, क्योंकि उसकी सेम डायरेक्शन में नहीं होते बल्कि परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए हम इनको ट्रांसवर्स ड्यून्स कहते हैं। और आप अगर समंदर की एग्जांपल लें तो समंदर के अंदर जिस तरह वेव्स मूव करती हैं हवा के डायरेक्शन में, तो आप समझ लें ये वेव की फॉर्म है, दे आर प्रेजेंट इन अ वेव लाइक फॉर्म। इसके बाद है क्रेसेंट शेप ड्यून्स या बार्चन्स जिनको हम कहते हैं। क्रेसेंट जो शेप ड्यून्स हैं वो क्या होते हैं, चांद की शक्ल के ड्यून्स बन जाते हैं, और इसके अंदर जो अंदर वाला एरिया होता है इसको हम कहते हैं लीवर्ड स्लोप्स। लीवर्ड स्लोप्स होते हैं जो ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, या आप समझ लें ज़्यादा ज़्यादा है जिस तरह स्लोप स्टीपर होते हैं। और ये वाली जो स्लोप होती है जो विंडवर्ड स्लोप होती है, जहाँ से हवा आ रही होती है, विंडवर्ड कहते हैं जहाँ से हवा आ रही है, इस जो ये वाला स्लोप होता है ये इतना स्टीप नहीं होता, ये जेंटल स्लोप होता है। और ये जो जहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं इसके क्रेसेंट के, ये कॉर्नर्स हमें डायरेक्शन बता रहे होते हैं विंड की। तो बेसिकली आपको ये जब भी नज़र आएंगे क्रेसेंट शेप्ड, तो इनको हम क्रेसेंट शेप ड्यून्स भी कहते हैं और बार्चन्स भी कहते हैं। इसके बाद है स्टार शेप ड्यून्स। स्टार शेप ड्यून्स तब बनते हैं जब हवा की कोई एक पर्टिकुलर ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि ख़ास डायरेक्शन नहीं होती तो वो बेसिकली सेंटर में यहाँ पे जो सारी मिट्टी या जो पाइल ऑफ सैंड है वो जमा हो जाती है, और वो तकरीबन 100 मीटर्स तक भी हो सकती है, और इसी वजह से ये फिर एक स्टार की शेप ले लेता है और एक स्टार शेप्ड ड्यून बन जाता है। और लास्ट में है कोस्टल ड्यून्स। कोस्टल ड्यून्स भी एक क्रेसेंटिक फॉर्म में ड्यून्स होते हैं, पर ये जो बार्चन्स या क्रेसेंट शेप ड्यून्स हमने पढ़े थे उसके ऑपोजिट होते हैं, और एक कोस्ट के पास होते हैं, समंदर के पास होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंड फॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स। पहले हमने विंड के हवाले से देखा था, अब हम समंदर सी वेव्स के हवाले से देखेंगे किस तरह से इरोजन या डिपोजिशन हो रही होती है। सबसे पहले है केव, जहाँ पे भी क्लिफ है, क्लिफ उसको कहते हैं अगर आप ये देखें ये जगह, क्लिफ उसको कहते हैं जहाँ पे समंदर के बिल्कुल साथ स्ट्रेट ज़मीन ऊपर जा रही हो और थोड़ा सा हिल की फॉर्म ले ले, तो इसको हम क्लिफ कहते हैं। क्लिफ के बिल्कुल नीचे समंदर की टकराने की वजह से या कोस्टल वेव्स के टकराने की वजह से कभी कभी केव बन जाती हैं, तो वो कहते हैं कंटिन्यूस वेव अटैक एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ्स क्रिएट कैविटीज़। कैविटीज़ होती हैं जगह, केव की फॉर्म। दीज कैविटीज़ बाय फर्दर इरोजन ट्रांसफॉर्म इनटू केव्स, तो ये केव्स बन जाती हैं। आप गूगल पे भी ये सर्च कर सकते हैं, पिक्चर्स देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं, उसमें आप लिखिएगा केव्स इरोजनल लैंडफॉर्म्स, तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से केव्स बनती हैं। इसके बाद है हेडलैंड एंड बे। यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखिए तो एक हेडलैंड है और एक बे है। समटाइम्स सी वाटर इन्वेड्स फर्दर इनटू इनलैंड द अर्थ क्रिएटिंग अ बे। बे उसको कहते हैं जब इस तरह की फॉर्म में ज़मीन इर्द गिर्द हो और काफ़ी अंदर तक इरोजन होने की वजह से समंदर का पानी ज़मीन के काफ़ी अंदर चला जाए, जबकि एक साइड पे आपकी ज़मीन रहती हो, तो इस आप समझ लें आर्क की फॉर्म या ये सी की जो फॉर्म बनी हुई है सी अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, इसको हम बे कहते हैं, और इसके आगे जो ज़मीन होती है इसको हम हेडलैंड कहते हैं। नेक्स्ट है सी आर्क एंड स्टेक्स। सी आर्क तब होता है जब किसी क्लिफ में या हेडलैंड के अंदर एक केव की फॉर्म बन जाए, एक ऐसी जगह बन जाए जिसकी मदद से उसके अंदर से पानी गुजरना शुरू हो जाए, तो ये एक सी आर्क कहलाते हैं। ये जो शेप है ये आर्क की शेप होती है, इसलिए इसको सी आर्क कहते हैं। सो सी वेव्स अटैक द हेडलैंड फ्रॉम बोथ साइड्स, मतलब बोथ साइड्स, हेडलैंड की बोथ साइड से अटैक होता है सी वेव्स का, और दिस इस कंटिन्यूस एरोजन की वजह से क्या होता है, फिर एक लैंड फॉर्म बनता है जिसको हम सी आर्क कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये कंटिन्यूस एरोजन होती रहे और ये वाला हिस्सा जो है ये भी नीचे गिर जाए, तो फिर एंड में स्टैक्स रह जाते हैं, तो इसको हम स्टैक्स कहते हैं। और यहाँ पे वो कहता है द लैंड फॉर्म मेड बाय सी वेव्स कैन बी सीन इन कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोस्टल एरियाज में कराची में जो क्लिफ्टन है वहाँ पे वो कह रहा है ये देखा जा सकता है। और इसके बाद है सी क्लिफ्स, जो मैंने आपको बताया था जो ऊंची जगह होती है। ऑन माउंटेनियस कोस्ट सीवर्ड स्लोप्स आर एक्सपोज टू वेव अटैक्स। अगर आप देखें तो असूलन इस जगह को ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। अब क्या होता है जब इरोजन होती रहती है, जो सॉफ्ट रॉक्स हैं वो अंदर सी वेव्स के साथ इरोड होते रहते हैं, तो एक टाइम आता है ये जगह बिल्कुल
सीधी हो जाती है। तो इसी को हम जो जो परपेंडिकुलर जगह हो जाती है, ये जो स्लोप परपेंडिकुलर हो जाता है बिल्कुल, इसको हम सी क्लिफ कहते हैं। इसके बाद है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। जी, इसके बाद है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, और लैंडफॉर्म्स के अंदर हम सी वेव्स को जो पढ़ रहे हैं, तो अपार्ट फ्रॉम इरोजन के साथ साथ सी वेव्स जो है वो डिपॉजिट भी कर रही होती हैं। ड्यू टू दिस डिपोजिशन अ स्मूथ प्लेन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विच इज़ नोन एज कोस्ट जो समंदर के पास होता है। और फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिजेस नोन एज बार्स। तो अब हम पढ़ेंगे ये बार्स क्या होते हैं, रिजेस क्या होते हैं, और इनकी क्या टाइप्स हैं। 3 टाइप्स हैं, एक है स्पिट बार, एक है टोम्बोलो, एक है बे माउथ बार, और कस्पिड बार जिसको हम कहते हैं। सो सी वेव्स डिपॉजिट सैंड्स ऑन द कोस्ट, समटाइम्स a bay comes along with the coast and sand ridge extends in front of the bay, it is called a spit bar। तो कभी कभी क्या होता है, सी वेव्स जब डिपॉजिट कर रही होती है सैंड को, तो बिल्कुल कोस्ट के साथ, ज़मीन के साथ साथ एक लाइन की फॉर्म में, एक रिज की फॉर्म में सैंड एक्सटेंड हो रहा होता है बे के अंदर, इन फ्रंट ऑफ द बे। इसको हम स्पिट बार कह रहे होते हैं, जो छोटा सा आपको हिस्सा नज़र आ रहा है रिज का। सेकंड है टुम्बोलो। टुम्बोलो की अगर आप पिक्चर देखें तो ये है, तो ये क्या है, व्हेन स्पिट बार एक्सटेंड्स इन एन ओपन सी एंड कनेक्ट्स द कोस्ट विद अ नियर बाय आइलैंड। तो क्या होता है कि जब यही स्पिट बार एक्सटेंड होते होते, ये सैंड रिज बनते 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 एक आइलैंड के साथ कनेक्ट हो जाता है, 2 ज़मीनों को आपस में जोड़ देता है, तो इसको हम टुम्बोलो कहते हैं। तो ये इसकी डिपोजिशन हो रही थी। और थर्ड है बे माउथ बार। अगर आप देखेंगे बे माउथ बार और कस्पिड बार। सो समटाइम्स स्पिड बार एक्सटेंड्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द बे टू द जॉइन द अदर एंड। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक एंड से दूसरे एंड पे जॉइन हो रहा है, तो इसको हम बे माउथ बार कह रहे हैं। कस्पिड बार में भी यही है। In this way, it separates the bay water from the sea. This is called bay mouth bar. Sometimes two spit bars from opposite directions join together. This is called cuspid bar. सिर्फ फ़र्क इन दोनों में ये है, बे माउथ और कस्पिड बार में। बे माउथ एक डायरेक्शन से शुरू होता है और दूसरी डायरेक्शन में जाके जुड़ जाता है। कस्पिड बार के अंदर एक डायरेक्शन से शुरू होता है, वो किसी मतलब मखसूस एक डायरेक्शन में जाता है, और दूसरी साइड से भी बे से एक स्पिड बार स्टार्ट होता है, और दोनों एक पॉइंट पे जाके ज्वाइन हो जाते हैं, तो हम इसको कस्पिड बार कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर था। आई होप आप लोग ये आगे फर्दर MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी याद करेंगे, और अपना समर वेकेशन टास्क भी कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।